Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीबीपी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राज व्यवस्था की एक बहुत ही सेंट्रल थीम पर बात करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। जी हाँ। ये दल हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की जान है। इलेक्शंस इन्हीं के आसपास घूमते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का आधार भी यही है। बिल्कुल। तो आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर है, चैप्टर 78, उसे बेसिस बनाकर यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से इसके कोर कॉन्सेप्ट्स, फीचर्स, चैलेंजेस, इनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा मिशन रहेगा कि इस चैप्टर से जुड़े फैक्ट्स और एनालिसिस दोनों को इफेक्टिवली समझा जाए। सही। तो फोकस रहेगा प्रीलिम्स के लिए जरूरी फैक्चुअल डिटेल्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस पर। बिल्कुल, क्योंकि जैसा लक्ष्मीकांत में समझाया गया है, पॉलिटिकल पार्टीज ही वो मैकेनिज्म है जिनके जरिए पब्लिक ओपिनियन शेप होता है, पॉलिसीज बनती हैं और पावर एक्सरसाइज की जाती है। हाँ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम भारत में काम कैसे करता है असल में। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आखिर है क्या, एक फंडामेंटल लेवल पे? हाँ, बेसिकली ये ऐसे लोगों का ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अच्छा। जिनकी सोच मिलती है, पॉलिटिकल व्यूज एक जैसे हैं और मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्शंस लड़ना, सरकार बनाना, बेसिकली पॉलिटिकल पावर हासिल करना। बिल्कुल। और ये आजकल की जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज हैं, उनका तो एक तरह से अहम हिस्सा है ये। इनके बिना काम नहीं चलता। इंडिस्पेंसिबल है। बिल्कुल। दुनिया भर में देखें तो कई तरह के पार्टी सिस्टम्स मिलते हैं। हाँ, वो कौन कौन से हैं? मोटे तौर पर, और भारत कहाँ आता है इनमें? चलो अब देखते हैं कि ये मुख्य प्रणालियां कौन सी हैं। हाँ, मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के पार्टी सिस्टम्स दिखते हैं। जी। पहला है वन पार्टी सिस्टम, जहाँ सिर्फ एक ही पार्टी का दबदबा होता है, वही सरकार चलाती है। जैसे चाइना। हाँ, पुराना सोवियत यूनियन। बिल्कुल। वहां कोई रियल पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होता। दूसरा है टू पार्टी सिस्टम, जहां पावर मुख्य रूप से 2 बड़ी पार्टीज के बीच घूमती रहती है। हाँ, छोटी पार्टियां हो सकती हैं, पर मेन मुकाबला 2 में ही होता है। जैसे यूएसए और यूके, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स लेबर। एग्जैक्टली। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम। यहां कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कंपीट करती हैं और अक्सर मिलजुल कर कॉलिशन बनाकर सरकार बनाती हैं। इसके उदाहरण? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और अपना देश भारत। अच्छा, तो भारत मल्टी पार्टी सिस्टम है। हाँ, एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है कि इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम वाला पॉइंट ये मेंस के लिए भी काफी रेलेवेंट है ना? बिल्कुल। विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देकर लोकतंत्र को समावेशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर इसने राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिसी पैरालिसिस को भी जन्म दिया है। क्रिटिकली एनालाइज करें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एनालिसिस यही कहता है कि भारत जैसे डाइवर्स देश के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम वो एक तरह से नेचुरल भी है और ज़रूरी भी। ये अलग अलग रीजनल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक ग्रुप्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मौका देता है। वोटर्स के पास चॉइसेस बढ़ जाती हैं। हाँ, ये तो पॉजिटिव साइड हुई। लेकिन इसका दूसरा पहलू, जैसा सवाल में पूछा गया, वो भी बिल्कुल सच है। मल्टीपल पार्टीज होने से अक्सर फ्रैगमेंटेड मैंडेट आता है, किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती। और फिर बनती हैं कोएलिशन गवर्नमेंट्स। हाँ, गठबंधन सरकारें जो बार्गेनिंग और कॉम्प्रोमाइजेस पर चलती हैं। ये कई बार इंस्टेबिलिटी लाती हैं और डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग मुश्किल हो जाती है। पॉलिसी पैरालिसिस का खतरा रहता है। 1989 के बाद का दौर, जिसे एरा ऑफ कोलिशन भी कहते हैं, वो इसका बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, जीता जागता उदाहरण। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मीकांत में एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज का जिक्र है एक की फीचर के तौर पर। ये क्षेत्रीय दल इस मल्टी पार्टी सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनका उदय क्यों हुआ और नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर रहा इनका? हाँ, रीजनल पार्टीज के उदय के पीछे कई फैक्टर्स हैं। भारत की जो वास्ट डाइवर्सिटी है, रीजनल एस्पिरेशंस हैं, आइडेंटिटीज हैं। और कई बार नेशनल पार्टीज रीजनल इश्यूज को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाती। वो भी एक कारण है। बिल्कुल, इनका असर
वो डबल एज सोर्ड जैसा रहा है। एक तरफ इन्होंने रीजनल इश्यूज को नेशनल प्लेटफॉर्म दिया है, फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं मजबूत किया है, और दूसरी तरफ जैसे हमने कोalition पॉलिटिक्स में देखा, ये नेशनल गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं और कभी-कभी संकीर्ण क्षेत्रीय हितों को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रख सकते हैं। तो ये डायनामिक समझना मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। चलिए, अब पार्टियों की रिकॉग्निशन की बात करते हैं। भारत में पार्टियों को नेशनल या स्टेट पार्टी के तौर पर कौन मान्यता देता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों जरूरी है ये रिकॉग्निशन? ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) का है। अच्छा, ECI करता है? जी, ये पावर ECI को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत मिलती है। ठीक है। ECI के पास स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कितना वोट शेयर मिला या लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस में कितनी सीटें जीती। इनके आधार पर ही किसी पार्टी को नेशनल या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो डिफाइंड रूल्स हैं इसके लिए? बिल्कुल डिफाइंड रूल्स हैं। हालांकि लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर में वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया डिटेल में नहीं दिए गए हैं, पर ECI की ये भूमिका फंडामेंटल है, ये जानना जरूरी है। और ये रिकॉग्निशन सिर्फ एक लेबल तो नहीं होगा, इसके कुछ फायदे भी होते होंगे पार्टियों को? बिल्कुल टैंजिबल बेनिफिट्स हैं। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज को कई एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे उन्हें एक रिजर्व्ड इलेक्शन सिंबल मिलता है। वो सिंबल सिर्फ उनके कैंडिडेट्स ही यूज कर सकते हैं। वोटर रिकॉग्निशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिंबल पहचान बन जाता है। सही। फिर उन्हें स्टेट ओन्ड मीडिया मतलब दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पर इलेक्शन कैंपेन्स का दौरान फ्री एयर टाइम मिलता है। अच्छा, प्रचार के लिए समय? हाँ, इलेक्टोरल रोल्स की फ्री कॉपीज मिलती हैं और नेशनल पार्टीज को दिल्ली में ऑफिस स्पेस अलॉटमेंट पे भी प्रेफरेंस मिलती है। तो ये प्रिविलेजेस उन्हें नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के मुकाबले काफी बढ़त देते हैं, सिग्निफिकेंट एज देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये हुआ रिकॉग्निशन का प्रोसेस और उसके फायदे। अब आते हैं भारतीय दल प्रणाली की विशेषताओं पर। लक्ष्मीकांत के चैप्टर 78 में जो की फीचर्स हाईलाइट किए गए हैं वो क्या हैं? लक्ष्मीकांत में इंडियन पार्टी सिस्टम के कई डिफाइनिंग फीचर्स बताए गए हैं। एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजिकल डिविजन्स। इसका क्या मतलब है? मतलब विचारधारा साफ नहीं है? हाँ, मतलब हालांकि पार्टियों को लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट, राइटिस्ट कहा जाता है, पर प्रैक्टिस में आइडियोलॉजिकल लाइंस अक्सर ब्लर्ड होती हैं। ज्यादातर पार्टियां वो प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाती हैं और उनकी पॉलिसीज में काफी ओवरलैप दिखता है। आइडियोलॉजिकल एम्बिग्विटी कह सकते हैं इसे। अच्छा, और तीसरा, पर्सनैलिटी कल्ट। भारतीय राजनीति में कैरिस्मेटिक लीडर्स का बहुत प्रभाव रहा है। हाँ, ये तो दिखता है। डोमिनेंट पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे नेहरू जी, इंदिरा गांधी, वाजपेयी जी या आजकल नरेंद्र मोदी जी। पॉलिसीज से ज्यादा लीडर की इमेज पर फोकस रहता है। चौथा, इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं। और पांचवा, फैक्शनलिज्म एंड डिफेक्शन, गुटबाजी और दल बदल। जी, पार्टियों के अंदर गुटबाजी, फैक्शनलिज्म वो आम बात है। और डिफेक्शन यानी दल बदल, ये तो भारतीय राजनीति की एक पुरानी बीमारी रही है। हाँ, आया राम गया राम वाली राजनीति। बिल्कुल, जहां चुने हुए प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, अक्सर पर्सनल गेन के लिए। ये डिफेक्शन वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आती ही है, वोटर के मैंडेट का भी अपमान होता है एक तरह से। बिल्कुल होता है। लक्ष्मीकांत में भी फैक्शनलिज्म एंड डिफेक्शंस को एक मेजर चैलेंज बताया गया है। खासकर 1967 के चुनावों के बाद ये बहुत बढ़ गया था। तो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए? डिफेक्शन को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम था एंटी डिफेक्शन लॉ लाना। नाउ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। तो बताइए। एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन की 10th शेड्यूल में जोड़ा गया। 10th शेड्यूल, ठीक है। इसमें क्या? इसमें बताया गया है कि किसी MP या MLA को किन ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे अगर वो अपनी मर्जी से पार्टी मेंबरशिप छोड़ दें या पार्टी विप के खिलाफ वोट करें। अच्छा। और डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन कौन लेता है? प्रेसिडेंट? नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन सदन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेते हैं, स्पीकर या चेयरमैन, प्रेसिडेंट या गवर्नर नहीं। ओके, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और क्या उनका डिसीजन फाइनल होता है? मतलब कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है कि होटो होलोहान केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा
कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है। हालांकि सिर्फ कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स पर ही रिव्यू हो सकता है। लेकिन क्या ये कानून डिफेक्शन को पूरी तरह रोक पाया? लगता तो नहीं है, इसीलिए शायद बाद में बदलाव भी करने पड़े। सही कहा आपने। शुरुआत में कानून में एक लूप होल था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 मेंबर्स एक साथ पार्टी बदलते हैं, मतलब स्प्लिट करते हैं, तो उसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। अच्छा, 1/3 वाला लूप होल। हाँ, इसका काफी मिसयूज हुआ। इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। जी। इस अमेंडमेंट ने स्प्लिट वाले प्रोविजन को हटा दिया। अब सिर्फ मर्जर के केस में डिस्क्वालिफिकेशन से बचा जा सकता है, और मर्जर तब माना जाएगा जब कम से कम 2/3 मेंबर सहमत हो। 2/3 फॉर मर्जर, ओके। और इस 91st अमेंडमेंट में कुछ और भी किया था ना, मिनिस्टर्स के साइज को लेके? बिल्कुल। इसी अमेंडमेंट ने एक और बड़ा बदलाव किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज लिमिट कर दिया। सेंटर और स्टेट्स दोनों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम सीएम की टोटल स्ट्रेंथ हाउस की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15% लिमिट? हाँ, कुछ छोटे राज्यों के लिए अलग मिनिमम नंबर है। इसका मकसद था दल बदल को मंत्री पद का लालच देकर एनकरेज करने की प्रैक्टिस को रोकना। ये अमेंडमेंट्स तो वाकई काफी सिग्निफिकेंट थे। अब अगर मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो एक सवाल उभरता है, भारतीय राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और उनके समाधान के लिए क्या सुझाव सुझाए गए हैं? इसमें दल बदल के अलावा और क्या पॉइंट्स आएंगे? दल बदल तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कई सीरियस चैलेंजेस हैं। जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ज्यादातर पार्टियों में आंतरिक चुनाव रेगुलर नहीं होते। पावर कुछ टॉप लीडर्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। डिसीजंस वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं लिए जाते। पारदर्शिता की कमी। बिल्कुल। फिर डायनास्टिक सक्सेशन। कई पार्टियों में लीडरशिप पोजीशंस परिवार के सदस्यों को ही मिलती हैं। इससे मेरिटोक्रेसी सफर होती है। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। फिर ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। इलेक्शंस बहुत महंगे हो गए हैं। पार्टीज और कैंडिडेट्स फंडिंग के लिए ओपेक मेथड्स यूज करते हैं, और कई बार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये मनी पावर और मसल पावर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं। सही। और विचारधारा का धुंधलापन, हाँ, वो भी एक चैलेंज है। मीनिंगफुल चॉइस फॉर वोटर्स। जैसा हमने कहा, आइडियोलॉजिकल लाइंस ब्लर्ड होने से वोटर्स के पास पॉलिसीज के आधार पर मीनिंगफुल चॉइस कम हो जाती है। पार्टियां अक्सर पॉपुलिस्ट प्रॉमिसेस या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर फोकस करती हैं। ये चुनौतियां तो काफी गंभीर हैं। इनके समाधान के लिए क्या कुछ सोचा गया है? कोई रिकमेंडेशंस? हाँ, कई कमिटीज और कमीशंस ने रिफॉर्म सुझाए हैं, जैसे लॉ कमीशन, NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ECI ने भी सुझाव दिए हैं। क्या हैं कुछ की सजेशंस? कुछ मुख्य सुझाव हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, उनके अकाउंट्स का ऑडिट होना, पार्टीज के इंटरनल फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी सुनिश्चित हो सके। और इलेक्शन फंडिंग? इलेक्शन फाइनेंसिंग में रिफॉर्म्स, जैसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पर विचार करना, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना, और एंटी डिफेक्शन लॉ को और इफेक्टिव बनाना। इफेक्टिव कैसे? शायद डिसीजन मेकिंग पावर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जगह किसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को देने पर विचार करना, जैसे ECI या प्रेसिडेंट गवर्नर। ये सुधार लागू करना आसान नहीं होगा। पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। अच्छा, अब अंत में पॉलिटिकल पार्टीज की ओवरऑल भूमिका को समराइज करते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार बनाने के अलावा लोकतंत्र में इनका पॉजिटिव रोल क्या है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं। इनके बिना शायद ये प्रोसेस चल ही ना पाए। क्या करते हैं? वे पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं, इश्यूज उठाते हैं, डिबेट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, इलेक्शंस में अपना प्रोग्राम रखते हैं और जीतने पर उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सरकार बनाते हैं, चलाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट फॉर्म और रन करते हैं, लेजिस्लेटर्स को रिक्रूट करते हैं, ट्रेन करते हैं, सरकार को डायरेक्शन देते हैं, और बहुत जरूरी ओपोजिशन का रोल निभाते हैं। रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं। एक इफेक्टिव ऑपोजिशन तो लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उतनी ही जरूरी जितनी इफेक्टिव गवर्नमेंट। यूके में शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट इसी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन रोल का अच्छा उदाहरण है। अच्छा। और आखिर में वे लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल का काम करते हैं।
लोगों की डिमांड्स, ग्रीवेंसेस को सरकार तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लोगों तक ले जाते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए आज की इस गहन चर्चा के मुख्य टेकअवेज को कंसोलिडेट करते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या पॉइंट जरूर याद रखने चाहिए? ओके, प्रीलिम्स टेकअवेज, की टर्म्स, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी सिस्टम, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, representation of the People Act 1951, reserved symbol, 10th schedule, anti-defection law, presiding officer, judicial review, Kyoto Holohan case, 91st Amendment Act 2003, 15% limit on Council of Ministers, factionalism, defection, personality cult. ये सब terms clear होने चाहिए। अथॉरिटीज एंड लॉज याद रखें, ECI पार्टियों को रिकॉग्नाइज करता है, RP एक्ट 1951 रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन गवर्न करता है, 10th शेड्यूल डिफेक्शन से डील करता है, 91st अमेंडमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को टाइटन किया और मिनिस्टर्स का साइज लिमिट किया। की रूलिंग्स फैक्ट्स, डिफेक्शन पर डिसीजन प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेते हैं, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, की हो तो होलोहान। स्प्लिट अप डिफेक्शन से बचाव नहीं है, सिर्फ मर्जर। कम से कम 2/3 मेंबर्स, 15% लिमिट याद रखनी है। एक्सीलेंट समरी फॉर प्रीलिम्स। और मेंस के लिहाज से कौन से एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट्स दिमाग में रखने चाहिए? मेंस टेकअवेज, मल्टी पार्टी सिस्टम एनालिसिस, इसके फायदे, रिप्रेजेंटेशन, चॉइस, और नुकसान, इंस्टेबिलिटी, पॉलिसी पैरालिसिस, कोलिशन कंपल्शंस, समझें, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसे रीजनल पार्टीज के उदय से लिंक करें। की चैलेंजेस फेसिंग इंडियन पार्टीज, lack of internal democracy, dynastic succession, money and muscle power का रोल, blurred ideologies, factionalism and defection, इन सब पर elaborate करने के लिए तैयार रहें। Reforms needed, internal democracy, financial transparency, party funding, election expenditure, decriminalization और anti-defection law को effective बनाने से जुड़े suggestions analyze करें। इन्हें लागू करने में क्या बाधाएं हैं, ये भी सोचें। रोल ऑफ पार्टीज, चैलेंजेस के बावजूद पार्टियों के पॉजिटिव फंक्शंस को अप्रिशिएट करें। ओपिनियन शेपिंग, पॉलिसी मेकिंग, गवर्नेंस, ऑपोजिशन और सिटीजन्स को स्टेट से जोड़ने में उनका रोल। बहुत बढ़िया। तो आज हमने एम लक्ष्मीकांत के पॉलिटिकल पार्टीज वाले अध्याय के कोर एलिमेंट्स को डाइसेक्ट किया। ये साफ है कि पॉलिटिकल पार्टीज भारतीय लोकतंत्र के इंजन हैं, लेकिन इस इंजन को स्मूथ और एफिशिएंट बनाए रखने के लिए इसमें निरंतर सुधार और विजिलेंस की जरूरत है। बिल्कुल। और आगे सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, डेटा एनालिटिक्स का जो बढ़ता इस्तेमाल हो रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शनिंग, उनके फंडिंग मॉडल्स और सिटीजन्स के साथ उनके एंगेजमेंट को कैसे बदल रहा है। क्या ये बदलाव इंटरनल डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी लाएगा या फिर मैनिपुलेशन और एक्सक्लूजन के नए तरीके पैदा करेगा? ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसके जवाब भविष्य की राजनीति को शेप करेंगे। इस विषय पर अपनी समझ और पक्की करने के लिए लक्ष्मीकांत का यह अध्याय ध्यान से पढ़ें। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय PPP सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.